Hello, good morning everybody. We are going to read this chapter, manufacturing, second part of this chapter. I will explain some industries of India. First, agro-based industries. It has many types of industries, but I will explain three types of industries. It's okay? First, cotton textile industries. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। हमारे इंडिया में सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल 1854 में मुंबई में सेट हुई थी, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट सपोर्ट दिस इंडस्ट्रीज। इन्होंने ग्रोथ नहीं की उस टाइम पे। इसकी ग्रोथ जो हुई है, इसका अपलिफ्टमेंट का काम फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में हुआ है, अन्यथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको डेवलप होने का चांस नहीं दिया था। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज सेट हुई है उसमें आज के दिन भी इसके अंदर सारा काम हमारे इंडिया में होता है, क्योंकि सारा काम इट मीन्स यार्न से लेकर के स्पिनिंग, वीविंग और गारमेंट्स तक हम तैयार करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों ही स्टेट हैं, इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का कॉटन तैयार होता है। क्योंकि इस बात पे डिस्कस हमने पहले भी किया था, दिस एरिया हैज़ ए ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल होती है इस एरिया में, जिसके कारण ये कॉटन के लिए सूटेबल होता है। हम बेस्ट क्वालिटी का कॉटन तैयार करते हैं, और कॉटन तैयार करने के बाद उसका प्रोसेस जो होता है इंडस्ट्रीज़ का गारमेंट को तैयार करने तक, सारा हमारे इंडिया में होता है। बट इसमें कुछ ड्रॉबैक हैं, इस ड्रॉबैक को भी एक्सप्लेन मैं करूँगी। बट फर्स्ट केसेस हमारे पास आता है कि हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लगभग मुंबई और महाराष्ट्र के एरिया में ही सेट क्यों है, इसका सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे क्यों है? तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट तो यहाँ रॉ मेटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कॉटन रॉ मेटेरियल यहाँ पे मिलता है। सेकंड, यहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट है, क्योंकि ये जो एरिया है आप मैप में देखेंगे तो ये कोस्टल एरिया है, और इस एरिया के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो ना हॉट होता है ना कूल होता है, मॉडरेट वहाँ पे क्लाइमेट है। और मॉडरेट क्लाइमेट होने के बाद वहाँ पे जो यार्न तैयार होता है वो इजीली और लेंदी तैयार हो जाता है। इसलिए हमारे पास वहाँ पे मुंबई के अंदर या ये कहीं महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल मिल है। गुजरात का जो अहमदाबाद सिटी है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर के बारे में मैं थोड़ा जिक्र करूं तो मैनचेस्टर ब्रिटेन की सिटी है, जहां पे कॉटन मिल लगी हुई है, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे अहमदाबाद में होती है। इन्हीं कारण से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट तो हमने यहाँ क्लाइमेट पढ़ा कि सूटेबल क्लाइमेट है। सेकंड, यहाँ पे चीप लेबर है, और चीप लेबर होने के कारण हम यहाँ कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है सफिशिएंट पानी और इलेक्ट्रिसिटी। वाटर और पावर की यहाँ डेफिशिएंसी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे इंडस्ट्री सेट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसमें देखेंगे कि इसका जब एक्सपोर्ट करते हैं तो नियर यहाँ पे पोर्ट है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, और यहाँ पे जो मुंबई है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है। वहाँ से हम दूसरी कंट्री में इसकी सप्लाई इजीली कर सकते हैं। ये तो था
इसके अंदर गुजरात महाराष्ट्र में कॉटन टेक्सटाइल मिल का सेंट्रलाइजेशन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, वो ड्रॉबैक मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी ड्रॉबैक ये है कि जब तक ये स्पिनिंग का काम होता है तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद में जब वीविंग का काम होता है तो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का वीविंग यहाँ पे इंडिया में नहीं होता है। अब जो स्पिनिंग होने के बाद जो बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक तैयार होने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में उसको सप्लाई कर दिया जाता है, और वीविंग हमारे पास लो क्वालिटी की होती है। उसमें हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं, फॉर एग्जांपल पे हमने स्पिनिंग करके उस मटेरियल को अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो हमने 1 kg यार्न को 25 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। बट अगर इसी 1 kg यार्न से एक ट्राउजर तैयार करके हम मार्केट में सप्लाई करते हैं तो वो लगभग हमारे पास 800 रुपीज़ का सेल हो जाता है, और हमने यहाँ पे इसी को ही इंटरनेशनल मार्केट में भेज दिया, ना कि इसको, यानी कि ट्राउजर तैयार नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी का गारमेंट्स तैयार नहीं करते हैं। बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, कॉटन होता है। स्पिनिंग भी कंपटीशन के लिए दूसरी कंट्री के कंपटीशन में बेस्ट क्वालिटी की हमारे पास तैयार होती है। ये इसकी ड्रॉबैक है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जूट। जूट मिल हमारे पास वेस्ट बंगाल इज द मेन जूट प्रोड्यूसर स्टेट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल में जूट तैयार होता है। और सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज लगी थी वो लगी थी 1859 में। अरिसरा जो जगह है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज लगी थी उसका अब फिलहाल भी वहीं पे लगभग सेंट्रलाइजेशन है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे पास ये नॉर्थन प्लेन से जो रिवर यमुना आती है, ऊपर से हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। ये सारे रिवर्स जब अपने पानी का यहाँ पे कलेक्टलाइजेशन करते हैं तो उसके बाद में आगे यही पानी नीचे वेस्ट बंगाल में जा कर के हुगली के नाम से जाना जाता है। ये हुगली रिवर है। हुगली रिवर के दोनों साइड में यहाँ पे 3 किलोमीटर लेंथ ब्रेथ और 97 किलोमीटर लेंथ दोनों साइड में यहाँ पे जूट मिल सेट की हुई है। ये जूट मिल यहाँ पे सेटल होने का कारण भी यही है, ये जो रिवर है ये अपने साथ इस एरिया के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिट करते हैं। सेडिमेंट्री सॉइल या सेडिमेंट्री रॉक्स इज द सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ ए जूट। यहाँ पे जूट इसीलिए तैयार होती है। और हमारे जो नेबर कंट्री है बांग्लादेश, उसमें भी जूट काफ़ी होता है क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार से रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक से डिपॉजिट होती है। इट्स ओके। अब जो जूट मिल है उसके भी कुछ लैक्सेज हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे जूट का सेंट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हमारे पास महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर जो सी पोर्ट हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, वैसे ही हमारे पास यहाँ वेस्ट बंगाल में कोलकाता और जो हुगली इसकी स्पॉटर सी पोर्ट है कोलकाता की, हुगली रिवर भी है और हुगली सी पोर्ट भी है। और ये हमारे पास हुगली रिवर। इन दोनों में ही दूसरे देशों से यानी कि आगे
जो एशियन कॉन्टिनेंट्स की दूसरी कंट्री है सिंगापुर, जापान, नेक्स्ट चाइना आदि आदि इन कंट्री में इसकी सप्लाई होती है। अब इसके अंदर लैक्सेस ये हैं कि इसकी डिमांड कम है। आने वाले टाइम में मॉडर्न जो नई टेक्नोलॉजी है उसके कारण जो प्लास्टिक है वो इसका सब्स्टिट्यूट लोगों ने ले लिया है, जिसके कारण इसकी डिमांड कम हो रही है और आज इसके सामने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है शुगर मिल, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। शुगर मिल एक कोऑपरेटिव मिल है और हमारे पास बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी एक्सेट्रा इन स्टेट्स में शुगर मिल लगी हुई है। बट इसकी भी कुछ ड्रॉबैक है, क्योंकि ये शुगर मिल है ये सीजनेबल होती है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का अगर डिले हो जाए तो इसमें ग्लूकोज कम हो जाता है और कूलिंग सिस्टम अगर नहीं है तो भी इसके अंदर शुगर तैयार नहीं हो पाती है, इसलिए ये शुगर मिल्स की कुछ ड्रॉबैक। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज we have some types of industries. First, iron and steel industries. Second, cement industries. Third, aluminium industries. Next, chemical industries, automobile industries, and information technology and electronics industries. It's okay. First, iron and steel industries. इसके बारे में हमने कल भी इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हुआ था कि ये इंडस्ट्रीज हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं वो सेल के नाम से मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारती है और जो प्राइवेट में विशेष करके टाटा की कंपनी हम लगाएंगे वो टिस्को के नाम से मार्केट में उतारती है। इसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, देखा था। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को आयरन से स्टील तैयार करने के लिए, आयरन से नहीं, आयरन ओर से स्टील, हार्ड स्टील तैयार करने का काम होता है। तो इसके अंदर आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, इस रेशियो से इसका मिक्सअप करके हार्ड स्टील तैयार किया जाता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर सेंट्रलाइजेशन है इसका। अब वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज क्यों सेट हैं? मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हमारे पास उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और कुछ एरिया तमिलनाडु के आसपास का एरिया में भी वहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेट है। अब इसका रीजन क्या है कि वहीं पे इसका सेंट्रलाइजेशन क्यों है? क्योंकि वहाँ रॉ मेटेरियल मिलता है। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज है और इसके लिए आयरन ओर की ज़रूरत होती है, तो इसके बाद में यहीं पे इसका सेंट्रलाइज नाइट मीन्स छोटा नागपुर प्लेटो में ही ज़्यादा लगी हुई है। इसके साथ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, चीप लेबर और साथ में अगर सी पोर्ट का देखा जाए तो वो भी इजीली वहाँ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सी पोर्ट से हम दूसरी कंट्री में इसकी सप्लाई करते हैं। बट इसकी कुछ लैक्सेज हैं। लैक्सेज ये हैं कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, इन सभी के रेशियो से मिक्सअप से स्टील तैयार होता है। तो हमारे पास जो कोकिंग कोल है, उसकी हमारे पास डेफिशिएंसी है। इसी डेफिशिएंसी के कारण हम लोग आयरन ओर से स्टील तैयार करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए
हम कुछ अमाउंट इसका रॉ मेटल के रूप में ही सप्लाई कर देते हैं। इट्स ओके। उसके साथ इसमें दूसरी लैक्सेज ये हैं कि लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेबर, इरेगुलर पावर सप्लाई, ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्रीज सबसे पहले हमारे पास चेन्नई में इसको लगाया गया था। ये लगी थी 1904। चेन्नई में जो सीमेंट इंडस्ट्रीज सेट हुई थी, उस सीमेंट से हमारे पास बिल्डिंग्स, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज होने का काम होता है। इस सीमेंट के अंदर सिलिका, लाइमस्टोन और जिप्सम मिलाया जाता है, उसके बाद में सीमेंट तैयार होती है। तो जिप्सम की हम बात करें, ये जिप्सम हमारे पास इस सीमेंट को ज़्यादा देर तक ये बिना जमाव के रह सके, इट मीन्स हम सीमेंट में जब पानी डालते हैं तो कुछ समय के बाद में वो जम जाती है, जिसको हम बाद में मिक्स नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते। उसमें ज़्यादा देर तक वो ना जमे, इसलिए उसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। एल्यूमिनियम जो तैयार होता है वो बॉक्साइट से तैयार होता है। बॉक्साइट इसका रॉ मेटेरियल होता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम तैयार होता है। और जो एल्यूमिनियम है वो लाइट वेट होता है, इसलिए एल्यूमिनियम हमारे पास कॉपर, स्टील और लीड का अपॉर्चुनिटी होता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है। ये लाइट वेट होने के कारण एयरक्राफ्ट में ज़्यादा यूटिलाइज होता है और हमारे पास जो बर्तन आदि बनाने के लिए या वायर बनाने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के केमिकल आते हैं। ये केमिकल इंडस्ट्रीज भी हमारे पास एग्रीकल्चर से डायरेक्ट भी यूटिलाइज करने वाले होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, सोडा, डिटर्जेंट, सोप, डाई, पेंट एक्सेट्रा। ये हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होने वाले मटेरियल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हमारे पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सभी टाइप्स के व्हीकल आते हैं। ऑटोमोबाइल्स के लिए हमारे जो सेंटर हैं वो गुड़गांव, दिल्ली, पुणे, मुंबई, बेंगलोर एक्सेट्रा। ये हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के मेन सेंटर हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास दूसरी कंट्री के इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे होते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो हमारी कंट्री में आते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशंस को यूज़ किया हुआ है। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद में रॉ मेटेरियल के अवेलेबिलिटी के कारण हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टमेंट होता है। उससे भी हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट से हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उसके बाद में वो जो प्रोडक्टिविटी होगी इंटरनेशनल मार्केट से करेंसी लेके आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। ये मॉडर्न है, क्योंकि आज जो भी काम हो रहा है वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, इट मीन्स कंप्यूटर और इंटरनेट से हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज मैक्सिमम वोमेंस इंडिया के एम्प्लॉय इसी के अंदर है। सबसे ज़्यादा वोमेंस को काम देने वाला यही इंडस्ट्रीज है। और बेंगलोर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल के रूप में याद किया जाता है, जाना जाता है।
इसके अंदर दोनों ही टाइप्स के टेक्नोलॉजी तैयार होती है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से ये भी इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहीं पे हम दूसरी कंट्री की जॉब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इजीली कर लेते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का इफेक्ट, अब तक तो हमने इन सभी इंडस्ट्रीज का लगभग पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ा है, बट इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हम अभी देखेंगे। इसका एडवर्स इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे पास है पॉल्यूशन का। तो पॉल्यूशन, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन को क्रिएट करने वाला है ये देखिए, एयर, वाटर, थर्मल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। एयर में आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो इन्हीं इंडस्ट्रीज से क्रिएट होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। वाटर पॉल्यूशन, जो भी हमारे पास लाइक सीमेंट इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, इनमें जो भी वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो सारा रिवर्स में इन्वॉल्व हो जाता है, और ये जो पानी, जो रिवर का पानी होता है वो हमारे लिए फ्रेश वाटर होता है और वो यहाँ पे स्पॉइल हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशन, जब हम केमिकल तैयार करते हैं तो हमें उसको हॉट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, क्योंकि वैसे ही हमारे पास जो आयरन, स्टील है, एल्युमिनियम है, इनको सभी को स्मेल्टिंग करना होता है। अब स्मेल्टिंग करने के बाद जो हॉट वाटर होता है उसको हम बिना किसी कूलिंग के, उसको भी हमें इसी प्रकार से उसके अंदर उस वेस्टेज को या हॉट वाटर को रिवर्स में डाल करके उसको थर्मल पॉल्यूशन यानी कि गर्म वाटर से वहाँ पे जो उससे पानी में जिस भी प्रकार के छोटे बड़े जीव होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं और वो वाटर भी स्पॉइल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नॉइस पॉल्यूशन होता है। जब हम ग्राइंडिंग का काम करते हैं तो बहुत सारी डस्ट, स्मोक और साथ में नॉइस होती है। इस नॉइस से हमारे जो फिजिकल मेकअप बिगड़ जाता है, जिसके कारण नॉइस पॉल्यूशन हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब ये जो पॉल्यूशन हो गया, इससे आगे हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी यूटिलाइज़ की है, तो वो पॉलिसी के बारे में हम काफ़ी बार देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो देखें। या हमें भी उसके साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए जिससे हमारे पास इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ना हो, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है मिनिमाइजिंग यूज वाटर। पानी को कम से कम यूज़ करें या इसको रीयूज या रिसाइकलिंग कर लें। जो हमारे पास वेस्टेज होता है उसको हम एक स्टोर करके उस वाटर को सेडिमेंट्री प्रोसेस से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे जम जाता है और ऊपर का जो वाटर होता है उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उसको वाटर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करके, ये हमने वाटर चैप्टर जो पढ़ा था उसके बाद उसमें देखा था कि जो रेन वाटर होता है वो थोड़े समय के बाद में हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, क्योंकि जब वो रिवर्स में इन्वॉल्व होकर के ओशन में चला जाता है तो वो हमारे लिए यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पाता, जिसके कारण रेन वाटर हमारे पास अगर हम उसका हार्वेस्टिंग कर लें तो हम अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए साल भर के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फ्रेश वाटर पे हमारी जो प्रेशर है वो कम हो सकता है। ट्रीटिंग हॉट वाटर, ट्रीटिंग हॉट वाटर जो अभी हमने बताया थर्मल पॉल्यूशंस का, अगर हमारे पास जो हॉट वाटर रिवर उससे इंडस्ट्री से निकलता है, अगर हमने उसको ट्रीट कर लिया इट मीन्स उसको या तो जो हार्ड है उसके अंदर जो भी केमिकल है उसको या तो उसको छांट लें, अलग कर लें, उसमें ग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर लें। उसके बाद में हॉट वाटर है उसको कूलिंग करें और उसके बाद में इस ढंग से हमें उसको हॉट वाटर को हम ट्रीट कर सकते हैं और फ्रेश वाटर को
डैमेज होने से बचा सकते हैं। ये हमारे पास इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कंट्रोल करने का पॉइंट्स। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।